हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उसका पार्ट 1। ठीक है, तो टोटल किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर 4 इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं और जहाँ जहाँ पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ वहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें से इस वीडियो के अंदर हम 2 लाइंस और 2 पॉइंट्स करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर करने वाले हैं मीडियन और एल्टीट्यूड, और बाकी के जो नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट लाइनें और जो पॉइंट हैं वो अगले वीडियो के अंदर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मीडियन यानी कि हिंदी में माध्यिका के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब क्या है। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, मैं चारों के अंदर मीडियन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई मीडियन होती है माध्यिका। माध्यिका मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये मध्य में जाए, मतलब कि बीच में जाए, उसके मिडल में जाकर स्ट्राइक करे, एग्जैक्टली उसके बीच में। यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और सामने वाली लाइन के एग्जैक्टली बीच में जाकर ये वहाँ पर मिलेगी, मतलब कि सामने वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। उसे हम मीडियन कहेंगे, उसे हम माध्यिका कहेंगे, क्योंकि वो मध्य में जा रही है, वो मिडल में जा रही है। क्लियर है? तो भाई इस ट्रायंगल की मीडियन क्या होगी? ये वाली होगी। तो यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है। इस ट्रायंगल की मीडियन क्या होगी? ये वाली होगी। यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर हैं। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स की मीडियंस क्या होंगी? ये वाली होंगी, जो सामने वाली लाइन को इस शीर्ष से जाकर, इस वर्टेक्स से जाकर 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। क्लियर है? तो भाई अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके अंदर मैं इसकी सारी मीडियंस ड्रॉ करता हूं। तो भाई मीडियन की एक प्रॉपर्टी तो आपने देख ली कि सामने वाली लाइन को, आप ये एक प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा कि मीडियन क्या करती है? मीडियन डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन 1:1, या फिर ऑपोजिट साइड को हाफ में काट देती है। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस हैं, यानी कि 3 शीर्ष हैं, तो हम यहाँ पर 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, 3 माध्यिका बना सकते हैं। तो एक बार वो तीनों मैं बनाकर देख लेता हूँ। तो जब हम तीनों मीडियंस बनाएंगे तो ये तीनों जो मीडियंस हैं वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं जी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या फिर इसको बोलते हैं केंद्रक। तो इसको सेंट्रोइड या केंद्रक बोलने का एक रीजन है। सेंट्रोइड या केंद्रक बोलने का क्या रीजन है बताऊं मैं आपको? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये इस ट्रायंगल की सेंटर, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का क्या मतलब है? देखो, आपने कभी स्कूल के अंदर नोटबुक को अपनी उंगली पर घुमाया है या किसी और को घुमाते हुए देखा होगा? नोटबुक को उंगली पर घुमाते हैं, जैसे इस पिक्चर के अंदर है। तो उस वक्त करना क्या होता है? अगर हमारे सामने एक नोटबुक है तो क्या आप नोटबुक को यहाँ पर उंगली रखकर घुमा सकते हो? उसके कोने पर नहीं घुमा सकते ना, एग्जैक्टली बीच में उंगली रखनी पड़ती है। तो नोटबुक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आपको उंगली रखनी पड़ती है। जितना एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आप उंगली रख दोगे उतना ही अच्छे से आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया की, कोई भी टेढ़ी तिरछी ऐसे अजीब सी ट्रायंगल हो, अगर आपने उसका सेंट्रोइड निकाल लिया और उसके नीचे आपने एक पतली सी पिन भी रख दी ना, तो वो बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज वो एग्जैक्टली उस ट्रायंगल के मास का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, उसके पूरे बोझ का केंद्र है वो। इसी कारण उसको केंद्रक कहते हैं कि भाई इसके पूरे वेट का केंद्र है, सेंट्रोइड उसे कहते हैं। क्लियर है? और इस एक सेंट्रोइड ये जो है, इसकी एक खूबी है। क्या खूबी है? कि सपोज ये जो सेंट्रोइड है ये मैंने सी पर मान लिया, सी तो ऑलरेडी ले रखा है भाई, तो हमने ये ओ पर मान लिया। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोइड है ये किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक डिवाइड्स मीडियन इन
2:1, 2:1 के अनुपात में बांटता है। और ये जो ऊपर वर्टेक्स वाला हिस्सा है ये 2 होगा, नीचे वाला हिस्सा 1 होगा। सेंट्रोइड थोड़ा सा नीचे होएगा क्योंकि भाई वेट के सेंटर में आना ना, ऊपर से तो ट्रायंगल कमजोर सी है, थोड़ा सा नीचे होएगा। इसी तरह से ये जो अपनी मीडियन बनी है, मान लो यहाँ पर BD, तो BD को भी इसने 2:1 रेशियो में बांटा होएगा। BD की जो भी लेंथ है उसको 2:1 में बांटा होएगा। ये जो सेंट्रोइड है इससे ऊपर तो 2 होगी और उससे नीचे 1 होगी। ठीक है, ये सिर्फ इनका अनुपात है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, सिर्फ रेशियो। अगर ये 2x होगी तो ये 1x होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? देन ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिए। अब मैं आपको चौथा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट है डिवीजन ऑफ एरिया इन पार्ट्स, कि किसी भी मीडियन की खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बात बताओ, ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही निकालते हैं। ये मैं आपको मेंसुरेशन में बताने वाला हूँ, लेकिन इतना तो आपको पता होगा, हाफ इंटू लंबी इंटू आधार। तो देखो ये इस ट्रायंगल का बेस है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो ये होएगी। इस ट्रायंगल की ये मान लो हाइट है यहाँ पर कि भाई ये इतनी ऊंची है। तो अगर मैं कोई मीडियन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कोई मीडियन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसके बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। चाहे किसी भी तरह की ट्रायंगल हो, 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो देखो मीडियन ने इस ट्रायंगल को 2 ऐसे हिस्सों में बांट दिया जिनका जो एरिया है वो क्या है देखते हैं। देखो पहले बड़ी वाली जो ट्रायंगल थी, जो बड़ी वाली ट्रायंगल थी पूरी ABC, उसके कंपैरिजन में इसका एरिया कितना होएगा? देखो बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया ऊपर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होएगा हाफ इंटू BC इंटू हाइट। इसकी हाइट मैंने मान ली h, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू जो भी इसका बेस था ना वो आधा हो गया। अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसका जो बेस है वो आधा हो गया, लेकिन मतलब बेस क्या हो गया BD, पहले से हाफ, लेकिन हाइट उतनी ही रही। ट्रायंगल ऊंची उतनी ही रही है ना, उतनी ऊंची है ना एग्जैक्टली, क्योंकि भाई यहां से लेकर यहां तक है, हाइट तो उतनी है, हाइट थोड़ी घटी है। और एग्जैक्टली ये जो ट्रायंगल है ये वाली, इसका भी बेस आधा हो गया पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि मीडियन ने सामने वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो त्रिभुज बनी है इसका आधार तो आधा हो गया, हाइट उतनी है। तो भाई इस त्रिभुज का एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा पूरी बड़ी वाली के कंपैरिजन में। तो अब आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है क्या, कि कोई भी मीडियन, कोई भी माध्यिका किसी भी त्रिभुज को, किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर एरियाज के ट्रायंगल के अंदर बांट देती है। ए मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब हम करते हैं भाई थोड़ा सा और, पूरा SSC से भी मैं आपको थोड़े से आगे लेवल पर लेके जाऊंगा विजुअलाइजेशन के केस में, ठीक है, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो भाई फिर हमने क्या किया, देखो अगर ये एक मीडियन जो है ये इसको 2 बराबर एरियाज में बांट देती है। अगर आप यहाँ पर सारी मीडियन ड्रॉ कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हैं, ऐसे अगर आप सारी मीडियन ड्रॉ कर देते हो तो हमारे सामने आते हैं टोटल 6 हिस्से। तो ये जो भी 6 हिस्से हमें मिले हैं ना मीडियंस बनाने से, मीडियन ड्रॉ करने से, एल्टीट्यूड वगैरह ड्रॉ करने से नहीं, सिर्फ मीडियन ड्रॉ करने से, तो इन 6 के 6 हिस्सों का जो एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है सबका बराबर है। आपको पॉइंट नंबर 1 जो लिख लिया कि भाई मीडियन जो हो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। पॉइंट नंबर 2 ये लिख लो एक फिगर बनाकर कि इन 6 के 6 हिस्सों का एरिया जो है 1 2 3 4 5 6 वो बिल्कुल बराबर है। अब भाई थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, मैंने बोला था ना कि भाई SSC से थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो ये सेंट्रोइड है, थोड़ा सा आगे का मतलब ये नहीं है कि भाई इररिलेवेंट, क्वेश्चन से आगे, क्वेश्चन से आगे नहीं जा रहा, विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं आपको। देखो ये सेंट्रोइड है जहां पर सारी मीडियंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने क्या बनाया था कि भाई देखो ये मीडियन है और ये मीडियन है और ये मीडियन है, मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, और ये 6 बराबर हिस्से थे। अगर मैं मीडियन की नीचे वाली टांगे तोड़ दूं, इसकी ये और इसकी ये और इसकी ये, तो सेंट्रोइड को जब आप वर्टेक्स से मिलाते हो तो ये जो 3 एरिया है ना, इन तीनों का एरिया बराबर है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। हर एक पोर्शन का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है। ये डायग्राम बना लो अपने नोट्स के अंदर। इससे क्या होगा, हम बड़ी जल्दी कई क्वेश्चंस को कर देंगे। और तीसरी बात, चलो एक और केस बताता हूं मैं आपको। जो मीडियन है, मीडियन वो एग्जैक्टली सामने मिड पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करती है, ऐसे सामने मिड पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करती है। तो इसीलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए
तो एक बात आपको पता थी, मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया है कि मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो लाइन है नीचे वाले के पैरेलल होगी और उससे हाफ होगी, ये जो लाइन है इसके सामने वाले के पैरेलल होगी और हाफ होगी, ये वाली लाइन भी सामने वाले के पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो ये जो चार ट्रायंगल्स बनेंगे ये चारों इक्वल एरिया के बनेंगे जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं। हर एक हिस्से का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4 होगा। ये डायग्राम बना लो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। देन तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, इसको एक और लेवल आगे लेकर जाते हैं। मैं आपको एक एक्चुअल चीज बताता हूं कि जब हमने एक फैक्चुअल चीज बताता हूं, एक्चुअल तो बता ही रहा हूं है ना। देखो, जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं बीच में, तो देखो ये ट्रायंगल एग्जैक्टली बीच में है बड़ी वाली ट्रायंगल के। तो ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये जो सेंट्रोइड होता है ये इस छोटी वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होता है और ये बड़ी काली वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होता है। तो अगर मैं इनको ऐसे मिला दूंगा, अगर इस छोटी वाली ट्रायंगल को ऐसे मिला दूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई है कि भाई सेंट्रोइड में ऐसे मिलाने से बराबर एरिया में होता है, तो यहाँ पर जब मैंने मिलाया तो इनका एरिया भी बराबर है। लेकिन ये जो अंदर वाली बड़ी ट्रायंगल है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इसका एरिया इसके 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 बाकी तीन ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। तो इनका एरिया 1 1 1 है, तो इनका एरिया 3 3 3 है। मैं आपको बस कुछ पैटर्न्स बता रहा हूँ, ये रटने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, आपको खुद भी फील हो रहा होगा, ठीक है। ये पैटर्न्स बता रहा हूँ, इनसे आपके क्वेश्चन निकालने काफ़ी आसान हो जाएंगे। और एक और चौथा पैटर्न बताऊँ, देखो जैसे ही मैंने इन मिड पॉइंट्स को मिलाया, देखो, और वैसे हम मेंसुरेशन के अंदर एरिया करने ही वाले हैं, लेकिन ये मीडियन से रिलेटेड था इसलिए इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, जब मैंने इन मिड पॉइंट्स को मिलाया और उसके बाद अगर मैं इसको पूरा मीडियन, ये जो मीडियन है इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये देखो, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 6 बराबर हिस्सों में। अगर इसका एरिया 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, अगर इस अंदर वाले का एरिया 6 हो गया 1 1 1 करके, तो भाई बाहर वाले इस पूरे का एरिया 6 होएगा, लेकिन इसका एरिया 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 3। बिकॉज अगर भाई इस अंदर वाले का एरिया 6 है तो बाहर वालों का एरिया भी 6 होएगा, चारों का एरिया बराबर मैंने आपको बताया था। तो जस्ट ये मैंने आपको पैटर्न्स दिखाए हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। तो हम विजुअलाइजेशन में तो एसएससी से आगे निकल गए, ऐसा और नहीं पूछने वाला है, बट आपको ये पता होना चाहिए, हम इन चीज़ों को यूज कर लेंगे भाई बड़े वाइजली, ठीक है। तो चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एरिया का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो जरा, इन ए ट्रायंगल ABC O इज द सेंट्रोइड। तो भाई सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। O जो है वो सेंट्रोइड है एंड AD BE एंड CF आर 3 मीडियंस। तो भाई AD ठीक है, और उसके बाद BE और CF, ठीक है भाई, ये 3 मीडियन है। और जब भी हम 3 मीडियंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो सारे पोर्शंस का एरिया बराबर होता है, जितने भी 6 पोर्शन हैं इनका। ये हमने अभी अभी किया। देन उसके बाद एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE, यानी कि AOE ये इनका सेंट्रोइड है O, इसने बताया था। तो भाई इस एक पोर्शन का एरिया उसने बताया कि वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल क्वेश्चन है, तो हर एक पोर्शन का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सारे पोर्शंस का एरिया बराबर है। अब उसने पूछ लिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF, तो BDOF इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया, यानी कि उसने आपको एक पोर्शन का एरिया बता दिया और 2 पोर्शंस का एरिया पूछ लिया BDOF। तो भाई एक पोर्शन का एरिया 15 है तो 2 का 15 + 15 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का ये फायदा है, ठीक है। तो चलो और भी क्वेश्चन करते हैं, डो नॉट वरी। एक बार ये क्वेश्चन देखो, 2017 मेंस का है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये हर एक तरह की ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। क्लियर है भाई, हर एक तरह की ट्रायंगल के लिए है, चाहे स्केलन हो आइसोस्केलस हो कैसे भी हो, ये जो मैंने पीछे आपको पैटर्न्स बताए हैं। अब देखिए PQRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड एज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि अभी हम मेंसुरेशन करने वाले हैं, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो इसने क्या बताया है, S एंड T आर मिड पॉइंट्स। जो S है और T है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जो लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मीडियन यानी कि माध्यिका बोलते हैं। तो ये दोनों माध्यिका हो गई RS और QT। तो ये भाई जब मिड पॉइंट पर जाएंगे, ये मीडियन से, मीडियंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं सेंट्रोइड पर।
तो ये पॉइंट सेंट्रोइड है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पैटर्न बताया था कि जब हम वर्टेक्स से सेंट्रोइड को ऐसे मिलाते हैं, आपको नीचे ये दिख रहा है कुछ, ये मर्सिडीज का लोगो नजर आया अभी, तो ये जो 3 पोर्शन है इनका एरिया बराबर होता है। यानी कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया 1/3 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ये बाकी जो पोर्शन हैं ये एग्जामिनर ने बना नहीं रखे जानबूझ के, तो कोई नहीं, ये लो मैं बना देता हूँ, मैंने इसको मैच कर दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है जो शेडिड है, तीनों 1/3 हैं, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ शेडिड का पूछा है। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखता और मुझे पता लगता कि भाई एस और टी मिड पॉइंट हैं और ये सारा मीडियन का खेल है, मीडियन है, तो मुझे पता लग जाता ये रीजन 1/3 है। तो मैं क्या करता 1/3 इंटू, और पूरी ट्रायंगल की साइड इन्होंने दे रखी है 12, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, √3/a²। ठीक है, ये मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो भाई 4 × 12, 12 √3, ऐसे पलक झपकते ही आपका ये आंसर आ जाना था। क्लियर है? बाकी इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे कराऊंगा। तो एक बार ये और देखो जरा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए ई एंड बी डी, तो भाई एक बार बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल सी यानी कि ए बी सी ऐसे है राइट एंगल ट्रायंगल। ए ई एंड बी डी आर 2 मीडियंस, तो ए ई एंड बी डी ये 2 मीडियंस हैं, एग्जैक्टली मिडल पॉइंट्स पर जाती हैं ये। और अब उसने क्या पूछा है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीटिंग एट एफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ एंड द क्वाड्रिलेटरल एफ डी सी ई। तो देखो ये अगर f पर मिल रही हैं, ये f है, तो ए बी एफ इसका एरिया। तो एक बार आप क्या करो, एक बार मैं तीसरी मीडियन को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने तीसरी मीडियन को भी ड्रॉ कर दिया। और जैसे ही हम तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं तो हर एक रीजन का, हर एक पोर्शन का जो एरिया है, हर एक हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो अब की बार एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई हमने रेशियो बताना है, एक तो ट्रायंगल ए बी एफ, तो ए बी एफ जो है ये बड़ी वाली, ये वाली ट्रायंगल बनी है ए बी एफ, यानी कि इसके अंदर 2 पोर्शन आ गए। एंड द क्वाड्रिलेटरल एफ डी सी ई, और एफ डी सी ई इसके अंदर भी 2 पोर्शन आ गए। तो भाई हर एक पोर्शन का एरिया इक्वल था, यहाँ पर भी 2 पोर्शंस आ गए, यहाँ पर भी 2 पोर्शंस आ गए, यानी कि जो भी उसने पूछा है इनका जो एरिया है वो बराबर है, 1:1 रेशियो में है। ठीक है, अगर वो आपसे ये पूछ लेता, मान लो वो आपसे ये पूछ लेता व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी टू रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, तो आप क्या बोलते? देखो ए एफ बी के अंदर कितने पार्ट्स आए हैं, ए एफ बी के अंदर यहाँ पर 2 पार्ट्स आए हैं, और ए सी एफ में देखो, ए सी एफ नहीं ए सी ई, ठीक है, ए सी ई के अंदर देखिएगा जरा, तो यहाँ पर ए सी ई के अंदर कितने पार्ट्स आए हैं, ये देखो ए सी ई, इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स आए हैं, तो 2:3 हो जाता है उस केस में। क्लियर है? तो एक बार अब ये और ट्राई करो जरा, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ओ इज द सेंट्रोइड सच दैट ए ओ इज 10। तो भाई ये देखो ए डी जो है मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी की, ओ जो है इसका सेंट्रोइड है, ताकि ए ओ जो है वो 10 है। और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर इन्होंने पूछा ए डी मीडियन है ना, तो ए डी ये पूरी मीडियन है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ओ डी की लेंथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सेंट्रोइड है ये किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, और ये जो चोंच, ये जो वर्टेक्स की तरफ वाला पोर्शन है वो बड़ा होता है, आपको ये फील भी हो रहा होगा। तो अगर 2 की जगह पर 10 है तो 1 की जगह पर 5 आएगा, 2 का आधा है ना नीचे वाला, 10 का आधा 5, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। एक बार ये करो भाई, फिर जरा ट्राई करो जरा, 2 मीडियंस ए डी एंड बी ई ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल बना ली है ए बी सी, ए डी एंड बी ई, तो भाई ए डी मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, ए डी एंड क्या है भाई बी ई, बी ई ये मीडियंस हैं और ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट एट जी। अब एग्जामिनर ने पूछा इफ ए डी इज 9, तो देखो भाई अगर ए डी 9 है तो मैंने आपको क्या बताई थी, जो सेंट्रोइड है वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो आप 9 को 2:1 के रेशियो में बांट दो 1:2 में, तो वो क्या आएगा 3 और 6, 9 को इस रेशियो में बांटोगे तो ए डी की लेंथ है। फिर एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया कि भाई बीई की जो लेंथ है, बीई की लेंथ है 6,
तो भाई यहाँ पर भी 2:1 के रेशियो में बांट रहा है सेंट्रोइड हर एक मीडियन को, तो 6 को भी 2:1 में बांटोगे तो आपको मिलेगा 2 और 4 2:1 के रेशियो में। और ये जो मीडियन है ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये एग्जामिनर ने बताया है, ठीक है। और अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि भाई बी सी की लेंथ क्या है, बी सी। तो भाई हमें एक बात पता है कि ये जो ए डी है ये मीडियन है, इसने बी सी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। बी सी को अगर बी सी की लेंथ मुझे निकालनी है और मुझे बी डी की लेंथ मिल जाए तो मैं उसको डबल कर दूंगा, बी सी की लेंथ आ जाएगी। और बी डी की लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो। यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है बी डी जी, बी डी जी ये वाली ट्रायंगल, देखो अभी बनाता हूं, ये वाली ट्रायंगल, और यहां पर राइट एंगल है देखो, और ये वाली साइड 3 है, बाकी हर एक चीज को मैं रब कर रहा हूं। ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी वो क्या होगी 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर बी डी 5 है तो बी सी कितना हो जाएगा 10, दैट इज आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? एक बार ये करो जरा, इफ जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई, जी जो है वो सेंट्रोइड है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो जी सेंट्रोइड है सच दैट, आगे उसने क्या बोला है, ए जी इज इक्वल टू बी सी। तो ए जी जो है वो बी सी के बराबर है। तो मैंने क्या किया, सेंट्रोइड से लाइन पास हो रही है तो ये मीडियन है जो सेंट्रोइड से पास होती है, तो मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर लिया ए डी। और मुझे ये पता है कि ये जो जी है ये 2:1 में बांटता है इसको। और एग्जामिनर ने क्या बताया कि जो ए जी है, ए जी वो बी सी के बराबर है, तो भाई बी सी भी 2 होएगा, पूरा 2, अगर ए जी 2 है तो, है ना। मैंने इनके रेशियो से मान लिया ना, ये अज्यूम कर लिया 2x और 1x इस टाइप से। तो ये जो BC है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है AD, क्योंकि ये मीडियन है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ठीक है भाई। यानी कि ये तीनों साइड्स जो है 1 1 हो गई, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये तीनों साइड्स बराबर होगी। और अब एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BGC, BGC की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कोई केस याद है मैंने आपको कुछ बोला हो ऐसा, कि जब भी आपको ये दोनों और ये तीनों साइड्स इक्वल मिले तो सामने वाले एंगल के बारे में वो कई बार पूछता है एग्जामिनर। ये एक स्पेशल केस है, या फिर ऐसा केस है कि भाई हम याद रख सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया है, आपको वैसे भी याद रह जाएगा। तो सामने वाला एंगल क्या होता है, ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला केस लिया गया है जब हम एक सर्कल के अंदर डायमीटर के ऊपर अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो पक्का 90 का बनता है, ये एक कंसेप्ट है। और इस सेमी सर्कल के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये सेंटर है, बिकॉज में ये डायमीटर था, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये वाला केस है जो यहाँ पर लिया गया है। जब भी ये तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो मतलब कि ये वाला केस है जो सर्कल से उठाया गया है, तो सामने वाला एंगल पक्का 90 डिग्री का होगा। ये हम आगे करने वाले हैं सर्कल्स में भी, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये तीनों बराबर हैं तो ये 90 का होएगा, अगर ये पैटर्न आपको याद है तो। अगर ये पैटर्न याद नहीं है तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो जरा। तो भाई देखो, अब की बार आपने देखनी है ट्रायंगल BDG। तो अगर ये वाला एंगल A होएगा तो ये वाला एंगल भी A होएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आपने देखनी है ट्रायंगल GDC। अगर ये वाला एंगल B होएगा तो ये वाला भी एंगल B होएगा। मैंने A क्यों नहीं लिया, जरूरी थोड़ी है उन एंगल्स के बराबर होना है, ये अलग ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अब आपने देखनी है ट्रायंगल BGC, ये पूरी ट्रायंगल BGC जो इन दोनों ट्रायंगल को बनाकर मिलाकर बनी है, ठीक है। इसके तीनों एंगल्स का सम क्या है देखो, एक एंगल है A, दूसरा एंगल है A+B एंगल G, A+B, और तीसरा एंगल है B, और इनका सम क्या होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब 2A+2B = 180। तो A+B क्या हो जाएगा, 2 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 × 9 = 18, तो A+B यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो भाई अब एक बार ये ट्राई करो जरा, PQR इज ए ट्रायंगल सच दैट PQ = PR। तो भाई हमारे सामने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल है PQR, PQ = PR, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा। RS and QT आर द मीडियन टू द साइड PQ and PR। तो ये जो RS है
और ये जो QT है ये दोनों मीडियंस है, ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, बिकॉज एक आइसोस्केलस ट्रायंगल थी तो ये दोनों साइड बराबर थी और मीडियन ने इन दोनों साइड्स को बराबर बराबर बांट दिया होगा, यानी कि इन साइड्स के जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं आधे आधे वो भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि साइड्स ये दोनों बराबर थी ना, इनको आधा आधा कर दिया तो ये चारों टुकड़े बराबर हैं। अब एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, एग्जामिनर बोल रहा है इफ द मीडियंस RS एंड QT इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ ओवर QR का स्क्वायर, PQ ओवर QR का स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं PQ और QR क्या है, PQ तो ये है और QR ये है, ठीक है भाई। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिकॉज देखो एक बार, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, अगर जो दो साइड बराबर हैं उनके बीच में से अगर आप उनको काटते हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये हम कॉन्ग्रुएंसी के अंदर प्रूव भी कर चुके हैं। ये सिमेट्रिकल होती हैं, दोनों साइड्स बराबर होती हैं, लेफ्ट वाली और राइट वाली, आइसोस्केलस में जब दो बराबर साइड के बीच में से हम काटें तो यानी कि ये लेफ्ट और राइट से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, देखो ये जो RS है और QT है ये क्या है, ये मीडियन है, मिडिल पॉइंट पर जा रही है, तो ये क्या होएगा, ये सेंट्रोइड होएगा, जी हाँ। तो सेंट्रोइड इनको किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एक बार फिर से ट्राई कर लो। तो भाई 2:1 और यहाँ पर भी 2:1। अब आपको लगेगा कि इसको भी 2:1 मान लिया, इसको भी 2:1, क्यों मान लिया, मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये जो आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो बराबर साइड हैं उनके आमने सामने की आप मीडियन बनाओगे वो भी दोनों बराबर होंगी, बिकॉज सिमेट्रिकल है ना ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो भाई, इस इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैंने O मान लिया, तो हमने निकालनी है PQ। तो PQ के लिए अगर मैं QS निकाल लूँ SQ तो उसका डबल कर सकता हूँ, जी हाँ। तो SQ की वैल्यू बताओ जरा। तो भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, उसमें ये एक साइड 2 है और ये साइड 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √5। और ऐसे ही ये भी हो जाएगा √5 क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो ये पूरी साइड PQ ये क्या हो जाएगी 2√5। तो PQ की जगह पर आप 2√5 लिख सकते हो। और आपने अब निकालनी है QR, तो QR को कैसे निकालोगे भाई, अब आपको नीचे आना पड़ेगा। देखो QR निकालने के लिए आप इस वाली ट्रायंगल को देखोगे, इसको, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, आपने सामने वाली निकालनी है। तो सामने वाली क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8। तो इस QR की जगह पर आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर आप लिखने वाले हो जी √8। तो बस उसी इसकी वैल्यू आ गई। तो भाई 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 × 5 यानी कि 20, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, यानी कि 2 से अगर आप 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 5/2, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन बी। 2017 मेंस का क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाए 2:1 जो कि बिल्कुल बेसिक है, जहाँ पर भी सेंट्रोइड आए मेरे भाई, जहाँ पर भी मीडियन का नाम आए, ये 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में चमकने चाहिए। जब भी मीडियन का नाम आए, क्या कि सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांट रही है, तभी तो मीडियन है। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट 2:1 रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, क्योंकि मीडियन है, और बराबर एरियाज के ट्रायंगल में काट रही है क्योंकि मीडियन है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी मीडियन का नाम आए, क्लियर है। तो भाई अब हम करने वाले हैं एल्टीट्यूड यानी कि लंब किसी भी ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड होती क्या है। तो भाई एल्टीट्यूड, आपने ये चीज़ सुनी है कि आपका जो घर है वो सी लेवल से 500 मीटर की एल्टीट्यूड पर है, या फिर आप जब पहाड़ों में जाते हो हाई एल्टीट्यूड्स पर टेम्परेचर लो हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों में क्या हो जाता है, पहाड़ों में ऊंचाई होती है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई क्या, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। लंब का क्या मतलब होता है, लंबाई, कितनी लंबी है कोई भी ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल की हाइट। और आपने कहावत भी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो देखो कि एटीट्यूड डिसाइड्स एल्टीट्यूड। आपकी जो एटीट्यूड है वो आपकी एल्टीट्यूड को डिसाइड करती है, आपकी सक्सेस की एल्टीट्यूड को, कि आप कितने ऊंचे तक जाओगे ये आपकी एटीट्यूड डिसाइड करती है, ठीक है। तो अच्छा, मतलब कि ट्रायंगल की ऊंचाई के बारे में बात हो रही है, ट्रायंगल की ऊंचाई को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो चलिए इन चारों ट्रायंगल्स की ऊंचाई नापते हैं। अब यार किसी भी चीज़ की ऊंचाई कैसे नापते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो आपका एक दोस्त है
और भाई आपके घर के पास ये एक पेड़ है, ठीक है, और आपका एक दोस्त है, ये बड़ा खराब पेड़ बन गया यार। हाँ, तो आपका एक दोस्त है जो इसकी हाइट को मेजर कर रहा है, तो आपके दोस्त ने यहाँ पर फीता लगाया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर लगा दिया, और उसके बाद इस पेड़ की हाईएस्ट पॉइंट तक ले गया और वो ऐसे इसकी हाइट को नाप रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये तूने टेढ़ा क्यों लगा दिया, ऐसे तो तू ऐसे करके फीते को 1 किलोमीटर दूर लगा देगा और फिर आप तू बोल देगा कि इस पेड़ की ऊंचाई 1 किलोमीटर है। क्लियर है? तो किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापनी है तो खास बात क्या है, ऊंचाई नापने के लिए खास बात यह है कि भाई हमने एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे सीधा जो भी फीता है या जो भी चीज़ है जिससे हम ऊंचाई देख रहे हैं उसको हमने ऐसे 90 डिग्री के कोण पर रखना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं करना, तभी एग्जैक्ट ऊंचाई आएगी। आप भी जहाँ पर अपनी हाइट नपवाते हो ऐसे सीधा नपवाते होगे ना, दीवार के साथ में नपवाते हो, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल की ऊंचाई कैसे पता लगती है, जब हम उसके वर्टेक्स से एग्जैक्टली 90 डिग्री सामने वाले साइड पर 90 डिग्री जो लाइन जाती है वो अगर हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि तब हम क्या निकाल रहे होते हैं, तब हम एग्जैक्ट ऊंचाई निकाल रहे होते हैं ट्रायंगल की, कि भाई ट्रायंगल की एल्टीट्यूड इतनी है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं और इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो इन चारों ट्रायंगल्स की ऊंचाई एक बार देखिए जरा, देखो तो भाई इस वाली ट्रायंगल की ऊंचाई होएगी ये होएगी ना, इसको फील करना, इतनी ही तो ऊंची है ना ये ट्रायंगल, तो ये इसकी एल्टीट्यूड है, ये वाली देखो जो 90 डिग्री पर है, ये इसका लंब है। इस वाली ट्रायंगल की जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो इतनी है, इतनी ही ऊंची है ना, तो इसकी एल्टीट्यूड इतनी है। देखो ये दोनों चीज़ें बराबर है ना जो मैं बना रहा हूँ, और इस वाली ट्रायंगल की जो ऊंचाई है वो इतनी है, तो इसकी एल्टीट्यूड या लंब वो ये है। देखो एग्जैक्टली बता रहा है कि ट्रायंगल इतनी ऊंची है, और इस वाली ट्रायंगल का हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है। लेकिन अब आप बनाओगे कैसे इसको, आप ऐसे बनाओगे तो मैंने तो आपको बताया 90 डिग्री का होना चाहिए, ये तो 90 डिग्री का हो नहीं रहा। आप इसको थोड़ा और आगे ले जाओगे तो ये तो भाई और छोटा हो गया, बिकॉज यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है ना भाई। आप इसको थोड़ा सा अगर बाहर ले आओ तो भाई ये, हाँ थोड़ा सा छोटा हुआ, थोड़ा सा और बाहर ले आओ तो थोड़ा सा और छोटा हुआ, थोड़ा सा और बाहर ले आओ तो अब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई नापने के लिए देखो भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो हम ऊंचाई नाप रहे हैं हम ट्रायंगल के अंदर घुसे बाहर रहे कहीं पर भी, हमें ट्रायंगल की ऊंचाई नापनी है। तो उसकी एल्टीट्यूड बनाने के लिए ऐसी ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण की, हमें उसकी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है। और फिर ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, बिकॉज ये जो सामने वाली लाइन है ये यही लाइन है ना जो हमने बाहर बढ़ा दी, फिर उसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब की बार इसकी जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल से बाहर बन गई, ट्रायंगल से बाहर बन गई, लेकिन बनी उसी लाइन के ऊपर है। समझ में आ गई एल्टीट्यूड क्या है? तो चलो भाई अब देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस यानी कि 3 शीर्ष होते हैं, तो उसके अंदर 3 एल्टीट्यूड्स बन सकती हैं डेफिनेटली, जैसे कि 3 मीडियंस बनी थी, और तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पर काटती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जैसे मीडियन का पहला पॉइंट लिखा था क्या, कि मीडियन डिवाइड्स ऑपोजिट साइड, तो आपने लिखना है एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड जो है वो ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है, क्लियर है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। देन दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। देखो तो भाई उसको हम हिंदी में तो बोलते हैं, क्योंकि इन सारों को हिंदी में हम बोलते हैं लंब, और जहां पर भी ये लंब एक दूसरे को काटते हैं उसको हम बोलते हैं जी लंब केंद्र। लंब केंद्र कि भाई जहां पर भी लंब काट रहे हैं उनका सेंटर। लेकिन इंग्लिश में मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर, तो जो ऑर्थोगोनल लाइंस हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और एक और वर्ड है जो होता है ऑर्थो। आपने डेंटिस्ट तो सुना होगा, डेंटिस्ट सुना है, सुना होगा ना कि भाई दांतों का डॉक्टर है, लेकिन आपने कुछ बच्चे देखे हैं जिनके मुंह में ऐसे तार लगे होते हैं, क्योंकि उनके दांत मुंह से बाहर निकलाते हैं ऐसे, तो उनके दांतों के ऊपर तार लगे होते हैं। तो जो बंदा तार लगाता है वो क्या होता है, वो होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब कि वो उनके दांत जो है जिनका एंगल ऐसे बिगड़ गया है, मुंह से बाहर निकल गए हैं, उनको वो सीधा करेगा, उनके एंगल को 90 डिग्री का कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। टूथ स्ट्रेटनर आप बोल सकते हो। तो ऑर्थो वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो भाई जब ये परपेंडिकुलर वाली लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इस कारण ये ऑर्थो वर्ड लिया गया है, क्लियर है, ऑर्थो सेंटर।
क्लियर है। देन नेक्स्ट चीज आपको जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, एग्जामिनर कई बार जो चीज पूछता है वो ये पूछता है कि भाई ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर बनेगा, क्योंकि हमने अभी अभी क्या देखा कि एक जगह पर जो एल्टीट्यूड थी यहाँ पर वो ट्रायंगल के बाहर बन गई थी। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछता है ऑर्थो सेंटर अंदर बनेगा बाहर बनेगा, तो वो थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इस चीज के बारे में एग्जामिनर पूछता है। और चौथा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑर्थो सेंटर पर एक साइड जो भी एंगल बनाती है, ये जो साइड BC है ये यहाँ पर जो भी एंगल बना रही है, और इसके ऊपर वाला ये जो एंगल है यानी कि एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका चौथा पॉइंट है। ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 का डबल 180, तो आपको ये याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो एंगल A और BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर देखो एक और वैसे, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो एंगल AOC ये वाला प्लस एंगल ABC, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। या फिर अगर मैं इस साइड से देखने लगूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी क्या है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। ये आपने चौथा पॉइंट लिखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार ये देखो जरा, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल लाइज, कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाई करता है। तो चलो मैं आपको तीनों ट्रायंगल्स का बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले ली ऐसी ट्रायंगल जिसके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं यानी कि एक्यूट। फिर हमने ले ली ऐसे ट्रायंगल जिसके एंगल्स, जिसके कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये वाली। फिर हमने ले ली ऐसी ट्रायंगल जिसके एंगल्स होते हैं वो ग्रेटर देन 90 होते हैं यानी कि ये वाली, ठीक है। अब भाई तीनों का ऑर्थो सेंटर निकालेंगे जरा। तो चलो भाई काली लाइन लेकर मैं लग जाता हूँ। तो देखो आपने करना क्या, कोई ज़्यादा भाई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी से इनकी एल्टीट्यूड ड्रॉप करने लग जाओ। ड्रॉप कर दी, लंब खींचने लग जाओ, खींच दिया, ये खींच दिया। अब एग्जैक्टली आपने स्केल लेकर इनका लंब नहीं बनाना, मतलब कि अंदाजन ये ठीक है ना, ज़्यादा तो गड़बड़ नहीं है। तो जब भी कोई एक्यूट एंगल है उसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर होता है इनसाइड, लेकिन जो 90 डिग्री वाली है उसके अंदर कहाँ पर होता है देखते हैं एक बार। देखो तो मैंने वर्टेक्स B से सामने वाले पर बनाई भाई, ये वाली बना दी, BD बन गई। अब मैं वर्टेक्स A से BC पर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो 90 डिग्री का नहीं बना। देखो फिर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, आपको याद आया कि लाइन को एक्सटेंड भी करते हैं। फिर मैंने A से बाहर बनाया, ये भी 90 डिग्री का नहीं बना। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जब आप पॉइंट A से BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हो तो वो यही है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वो यही है, इसी वे से बनेगा। मतलब आपको इस AB के ऊपर से जाना पड़ेगा ये। तो ये जो AB है ना, ये जो काली वाली लाइन ये AB है, ये इसकी एल्टीट्यूड भी है इस ट्रायंगल की और साइड भी है, इसकी भुजा भी बन गई, इसका लंब भी बन गई। और ऐसे ही मतलब ये इसकी एल्टीट्यूड है। ऐसे ही जब आप पॉइंट C से जाओगे और इस AB के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, वो भी साइड के ऊपर ही जाएगी, एग्जैक्टली साइड के ऊपर से ही जाएगी, तभी ये 90 डिग्री पर यहाँ पर होएगी। यानी कि यहाँ पर जो तीन काली लाइन है, जो तीनों एल्टीट्यूड है, एक तो हो गई ये वाली, एक हो गई ये वाली, और एक हो गई ये वाली। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस वाले वर्टेक्स पर, उस वाले शीर्ष पर जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, ठीक है। समकोण बनाने वाले शीर्ष पर, समकोण वाले शीर्ष पर, जहां पर समकोण बन रहा है हिंदी में, क्लियर है। तो यहां पर आंसर होएगा ऑप्शन बी। और तीसरी चीज देखते हैं अब, अगर भाई ट्रायंगल हो ऐसे ऑब्ट्यूज, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा। देखो यहां से आप यहां पर एल्टीट्यूड तो ड्रॉप कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन अब की बार अगर आप यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको ऐसे ड्रॉप करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ से एल्टीट्यूड इस सामने वाली लाइन पर ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो आपको ऐसे ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, तो देखो भाई इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये आगे जाकर ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट होंगी, ये ट्रायंगल के बाहर इंटरसेक्ट होंगी। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर, मैंने ये रटे हुए नहीं है, एक बार इसको ऐसे देखता हूँ माइंड में, अच्छा बाहर बनेंगी तो बस पता लग गया आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस में आउटसाइड द ट्रायंगल होती है। तो अब एक बार ये देखो भाई, इन ट्रायंगल ABC
ड्रॉ बीई, तो भाई ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी। ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू एसी, तो ये जो बीई है ये परपेंडिकुलर टू एसी हमने बना ली। सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो जो सी एफ है परपेंडिकुलर टू ए बी हमने बना ली। एंड द लाइंस बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है भाई, बी ई और सी एफ ओ पर काटती हैं। एंगल बी ए सी 70, एंगल बी ए सी जो है ये 70 है, और उसने आपसे क्या पूछा है, एंगल बी ओ सी। एल्टीट्यूड के अंदर यही करता है वो। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले एंगल का और जो और दो सेंटर पर ये दो एल्टीट्यूड्स जो एंगल बनाती हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका एंगल, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 110, इसका मान 110 हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक बार ये और देखो जरा, द सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। तो एग्जैक्टली ये एल्टीट्यूड के कंसेप्ट से नहीं है, लेकिन इसके अंदर एल्टीट्यूड आया है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कौन से कंसेप्ट है, एक बार खुद ट्राई कर लो। देखो भाई, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना ली, और यहाँ पर ये तीनों साइड्स हैं ए बी सी, फिर ये इसकी एल्टीट्यूड्स हैं ए डी बी ई और सी एफ। एक चीज़ तो आपको फील हो रही होगी कि भाई ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये ट्रायंगल के बीच में आई हैं, ये दोनों साइड से छोटी हैं, तो आप एग्जैक्टली ऐसे लगा सकते हो कि भाई लेस देन द सम ऑफ द साइड्स, आंसर ऑप्शन डी होएगा, इनकी साइड के सम से छोटी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फील नहीं होता है, अदरवाइज भाई आपने एनएफ क्वांट किया हो तो ये चीज़ फील हो जाती है कि छोटी हैं बिल्कुल अंदर आ रही हैं, ऐसा फील नहीं होता तो अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। तो भाई हमारे सामने जो एल्टीट्यूड्स का जो सम है, जो लंबों की लंबाई का योग है, जोड़ है, उसको इनकी साइड्स के सम से कंपेयर किया गया है। तो मैं ऊपर सारी साइड्स लिख लेता हूँ एक बार, ए बी बी सी और ए सी, और अब मैं इनसे एल्टीट्यूड कंपेयर करूँगा। देखो ज़रा, तो भाई सबसे पहले मैं इस एल्टीट्यूड को लेता हूँ, इस वाले को लेता हूँ मैं, देखो ए डी। तो ए डी को आप यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ए डी जो है, ए डी हाइट है, लेकिन जो ए बी है, ए बी एक हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो इस ए डी को आप ए बी से भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर ए सी से कंपेयर कर लो ट्रायंगल नंबर 2 में। ए सी भी बड़ी है इससे, ए बी भी बड़ी है, किसी भी एक से कंपेयर कर लो। मैं ट्रायंगल नंबर 1 में ए बी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने लिख लिया कि ए डी जो है वो ए बी के कंपेरिजन में छोटी है, ए डी जो है वो ए बी के कंपेरिजन में छोटी है। क्लियर है। अब भाई अगली एल्टीट्यूड को देख लेते हैं, कहीं से भी एल्टीट्यूड, ये वाली देख लो। अब मैंने ले ली भाई बी एफ, ये वाली एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये बी एफ जो है इसको मैं बी सी से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ए बी से तो मैं ऑलरेडी किसी को कंपेयर कर चुका। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे कि 90 के सामने बी सी है, तो हमेशा बी सी सबसे बड़ी वाली साइड होगी, हाइपोटेन्यूज है। तो भाई बी सी के कंपेरिजन में जो बी एफ है वो छोटी है। अब आप तीसरी वाली एल्टीट्यूड को लो जरा, इस वाली एल्टीट्यूड को देखो, इस वाली एल्टीट्यूड को सी एफ, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जी ए सी से, क्योंकि ए सी साइड बची है। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर ए सी जो है वो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी के कंपैरिजन में ये जो सी ई है ये छोटी होगी। तो भाई तीनों एल्टीट्यूड तीनों साइड से छोटी हैं रिस्पेक्टिवली, आपने देखा। तो यानी कि जो एल्टीट्यूड्स का सम है, सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स, वो तीनों साइड के सम से छोटा होएगा, लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। क्लियर है। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 7 में, जहाँ पर हम बाकी की 2 इंपॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स करेंगे।